यहां व्यवस्था में कानून बनाकर अन्याय किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं है अन्याय के लिए, किसी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिहाद ने आज सीमा बदल दी है। वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं, अगर आप वो मैसेज न पढ़ें तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जितनी देर उस मैसेज को पढ़ने से गुरेज करते रहेंगे, इस तरह की कीमत चुकाते रहेंगे। जिसको इस देश की, इस राज्य की, इस समुदाय की चिंता है, भविष्य की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों और बच्चों की चिंता है, उसे आज कमर कसनी पड़ेगी। आप कैसा समय अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को देने वाले हैं, ये चिंता आपको करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सुशील पंडित जी ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है जो कि न कोई लाइव स्ट्रीम मीडिया बताएगा, न कोई राजनेता बताएगा। साथियों, आपको ये सच जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों तक सही जानकारी न पहुंचे, इसके लिए बड़ी बड़ी ताकतें अरबों खरबों खर्च करती हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप भी पुनः अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सभी राष्ट्रवादी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, तभी अधिक से अधिक आम लोगों तक इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाएंगी। आइए सुनते हैं सुशील पंडित जी को। 80 के दशक में मेरे जैसे छात्रों को समाज, देश के काम के लिए प्रेरित करने के एक यज्ञ के जो आचार्य थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठक के रूप में, ये वो गोविंदाचार्य हैं। 90 के दशक में एक तरुण राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, उसको उसका चिंतन, चाल, चरित्र, चेहरा बताने वाले ये वो गोविंदाचार्य हैं। उनको तब सत्ता पथ तक कैसे पहुंचना है, उसका एक ज्ञान, एक चिंतन देने वाले। और फिर 2000 के पहले दशक में, जब 2004 में इस देश पर फिर से सीधा विदेशी शासन आने वाला था, तो देश के गौरव और स्वाभिमान को जगाकर, सड़क पर उतारकर उसको परास्त करने का काम करने वाले हैं गोविंदाचार्य। एक चिंतक है, मौलिक चिंतक है, एक साधक हैं। आज वो हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे बीच मधु दीदी हैं, वर्षों से एक सामाजिक चेतना को जुटाने का काम कर रही हैं, प्रामाणिकता के साथ कर रही हैं, मेहनत के साथ कर रही हैं। वो भी दिल्ली से चलकर आई हैं इस एकजुट यज्ञ में अपनी आहुति देने। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। डॉक्टर अग्निशेखर हमारे बीच हैं, हमको हमारा अपना बोध कराते हैं। हम कौन हैं, कहां से चले, कौन है हमारे पूर्वज, क्या है हमारी परंपरा, ये बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है। और जब जब हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें याद दिलाएं कि हम कौन हैं, हमें कहां जाना है, ऐसे हैं डॉक्टर अग्निशेखर हमारे बीच हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चुंगू हैं, महीन बातें जो हमारी दृष्टि से छूट जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें जिन पर हम कच्चा खा जाते हैं। बहुत उदार है ना, बताया मधुदी ने कि हम अपनी उदारता के चलते अपने घाव छुपाते हैं। हम लानत मदाबत के 1000 साल छुपाते हैं अपने बच्चों से, अपनी पीढ़ियों से, ताकि वो किसी कुंठा में न पड़े हों। लेकिन उसका हश्र क्या हो रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसके लिए नींद से जगाने का काम करने का जो बीड़ा डॉक्टर अजय चुंगू ने उठाया है, पिछले 30 साल से निष्काम भाव से लगे हुए हैं।
यश अपयश, सफलता असफलता, राग द्वेष को पीछे छोड़कर ऐसे डॉक्टर अजय चंगू का हमारे बीच होना बहुत प्रेरणा की बात है। और उससे भी ज्यादा हमारे बीच हमने अपने नायकों को याद किया, सेनानियों को याद किया। जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हैं हमारे बीच। इनके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। कुछ महीनों पहले मुझे कार्यक्रम में जाना हुआ तो मुझे इस भूमि के एक और परमवीर का परिचय मिला, उनसे भेंट हुई। जब मैंने उनके बारे में सबसे पहले सुना था तब जाना था कि वो हैं सूबेदार मेजर बाना सिंह, परमवीर चक्र विजेता हैं, जीवित हैं आज इस धरती पर। रणबीर सिंहपुरा के एक छोटे से गांव में रहते हैं। और उनसे चर्चा हुई कश्मीर के विषय में तो उन्होंने कहा, जनरल साहब, कि आप इस प्रदेश की एक्स सर्विसमैन लीग के मुखिया हैं और उस मुखिया की हैसियत से जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास गए थे ये कहने के लिए कि देश के अन्य राज्यों में सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनके साथ जो सुलूक होता है, उनको जो मानदेय मिलता है, उनकी जो देखरेख होती है, उनका जो सम्मान होता है, कश्मीर उससे ज्यादा न करे तो कम से कम उतना तो करे। बाना सिंह जी ने मुझे बताया कि पंजाब सरकार ने उन्हें कहा था कि आइए यहां बसिए, यहां एक जितना बड़ा प्लॉट जहां आपको चाहिए मिलेगा, आपको यहां से मानदेय मिलेगा। तो बाना सिंह जी ने कहा था जम्मू कश्मीर मेरी मातृभूमि है, मैं मातृभूमि छोड़कर नहीं आऊंगा। लेकिन उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इनका जो अपमान किया था, तब मैं वो शब्द यहां दोहराने के काबिल नहीं हूं, मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे। और एक पूरा डेलीगेशन चुपचाप वापस चला आया था। उस दिन मुझे फिर याद आया कि कश्मीर का सत्ता अधिष्ठान हथिया लिया गया है। जब न्याय झुक जाता है तो अन्याय को सहने वाला दरवाजा खटखटाता है सत्ता अधिष्ठान का। जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं, उनके पास जाकर के गुहार लगाता है अन्याय की। लेकिन क्योंकि कश्मीर का सत्ता अधिष्ठान, यहां के सत्ताधीश, यहां के मंत्री, यहां के मुख्यमंत्री, वो सब जिम्मेदारियां, वो सब सत्ता के केंद्र इस तरह हथिया लिए गए हैं, इसीलिए आज अंकुर शर्मा मेरे छोटे भाई को एक एक जिले, एक एक तहसील, एक एक पंचायत जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि वहां देश के लिए जान देने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं है, नागरिकों का सम्मान नहीं है। यहां व्यवस्था में कानून बनाकर अन्याय किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं है अन्याय के लिए। इस देश के किसी एक जिले का ऐसा नाम नहीं बता सकते जिसने अपना जवान बेटा कश्मीर में न खोया हो, जिसने अपना खून कश्मीर को बचाने के लिए न दिया हो। लेकिन आप एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा मौका नहीं बता सकते जब कश्मीर ने एक ढेला दिया हो मुआवजे के तौर पर, सहायता के तौर पर। वो मुआवजा पहुंचाते हैं मारे गए आतंकवादियों को, वो नौकरियां देते हैं आतंकवादियों के परिवारों को। लेकिन जो सैनिक यहां इस धरती को रक्षा करने के लिए खून देता है, जान देता है, उसको फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, बल्कि जब ऐसी आवाज पूछती है तो कहते हैं जाओ अपने राज्य जाओ, वो देंगे आपको। इस तरह की मानसिकता से आपका मुकाबला है।
किसी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिहाद ने आज सीमा बदल दी है। एक समय था जब जिहाद घाटी में लड़ा जा रहा था और जिहाद से भी लड़ा जा रहा था घाटी में ही। देखिए, सेनाएं लड़ती हैं सीमा पर और समुदाय अपनी रक्षा करता है विचारों से, कृतित्व से, सीमा के भीतर रहकर। लेकिन जब सीमा के भीतर किसी क्षेत्र का देशभक्त समुदाय उखाड़ करके फेंक दिया जाए तो फिर सेना को सीमा से भीतर आकर लड़ना पड़ता है और समुदाय को फिर और भीतर आकर के जो भी कुछ करना है करना पड़ता है। आज समुदाय के पास अगर कहीं कोई चारा बचा है तो वो जम्मू में बचा है, क्योंकि जिहाद अब जम्मू की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। 10 दिन पहले किश्तवाड़ में उन्होंने कीमत वसूल ली है। कश्मीर घाटी उन्होंने हिंदुओं से खाली करा ली। अब वो घाटी से बाहर निकलकर पीर पंजाल की सीमा से नीचे आना शुरू हुए हैं। 14 सितंबर 1999 को उन्होंने ये दस्तक घाटी में दी थी जब उन्होंने टिकलाल टपलू को सरे बाजार गोलियों से भूना था और भागे नहीं थे, वहीं चक्कर लगा करके कह रहे थे कि कोई इस पर कपड़ा मत डालना, कोई इसको पानी मत देना। ऐसी उनकी जुर्रत बढ़ गई थी तब। आज वो स्थितियां इन्होंने किश्तवाड़ में पैदा की हैं। जो इलाका किसी आतंक की घटना से पूरी तरह महफूज था सालों से, आज वहां पर उन्होंने ट्रॉफी टारगेट्स को, नामचीन लोगों को, दिखने काम करने वाले लोगों को, समाज की ढाल बनकर खड़े होने वाले लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। ये उनकी जुर्रत है। वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर आप वो मैसेज न पढ़ें तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जितनी देर उस मैसेज को पढ़ने से गुरेज करते रहेंगे, इस तरह की कीमत चुकाते रहेंगे। इसीलिए आज एकजुट जम्मू को यहां आकर आप सबको इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस हुई कि जम्मू के 10 जिले हैं। कश्मीर में तो वो जब जहां चाहे जो कुछ करना चाहे कर डालते हैं। ये बेकार का झूठ फैलाया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि सिर्फ 3.5 जिलों में कुछ 250-300 लोग काम कर रहे हैं। ये बेमानी बात है। आप मुझे बताइए किस जिले में उन्होंने कौन सी वारदात नहीं की? आप वो 3.5 जिले बताइए तो मैं आपको बाकी के 6.5 जिले बताऊंगा कि वहां पिछले 1 महीने में कौन कौन सी वारदातें हुई। सिर्फ कह देने से चीज कम नहीं हो जाती। और अगर वो 250-300 लोग हैं, किस तरह आपको मालूम है कि वो 250-300 लोग हैं? आप क्या रोज अटेंडेंस लेते हैं उनके? आपके पास आकर के वो नाम दर्ज कराते हैं क्या? ये बात काफी है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे कर डालते हैं, तो उसके लिए वो 2.5 हो, 3 हो, 300 हो, 3000 हो, वो काफी है। एक का भी होना आवश्यक नहीं है, वो एक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप हैं कि एक हिसाब किताब बही खाता लगाए बैठे हैं। पिछले साल कितने मारे थे, इस साल कितने मारे हैं? आतंकवाद से लड़ने का यह पैमाना है क्या? डॉक्टर अजय शर्मा मुझे याद दिलाते हैं, अगर ये पैमाना होता तो अमेरिका कब तक का होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह का बजट बचा चुका होता, क्योंकि उनके पास 9/11 के बाद कोई बड़ा हादसा ही नहीं हुआ है। तो वो कहते कि साहब अब घटनाएं होनी बंद हो गई, अब आतंकवादी दिखते नहीं। लेकिन उनका होमलैंड सिक्योरिटी बजट आज इस साल सबसे ज्यादा है पिछले कई सालों। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खतरे टले नहीं है। वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि कब आपकी ढाल नीचे जाएगी और कब उनको मौका मिलेगा। और हम टीवी डिबेट्स में इस बात पे उलझे रहते हैं कि आपकी बारी कितने मारे गए थे, हमारी बारी कितने मारे गए हैं। आपके यहां कितनी वारदातें हुई थी, हमारे यहां कितनी वारदातें हुई। आपने कितने सैनिक मरवाए, हमने कितने सैनिक। मतलब ये बेशर्मी की हद है। ये तो वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं। जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहते वो मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को आपने
वोट देकर सत्ता में इस उम्मीद से बैठाया है कि वो इस देश की रक्षा करेंगे, इस सूबे की, इस राज्य की रक्षा करेंगे, यहां के राष्ट्रवाद को प्रखर करेंगे। उनसे अगर आप पूछिए कि आपके पास कश्मीर की समस्या का क्या हल है, तो उनका एक सिद्धांत वाक्य है। वो जो व्यक्ति जिनको सरकार ने, पार्टी ने ठेके पे दे दिया है कश्मीर चलाने के लिए दिल्ली में बैठकर, उनकी समझ कश्मीर के बारे में यह है कि कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है ना, उसका एकमात्र कारण यह है कि अब तक कश्मीर को जम्मू के चश्मे से देखा जाता रहा। आप समझिए, जम्मू के चश्मे से कश्मीर घाटी देखने का नतीजा यह है कि कश्मीर घाटी इस वक्त उबल रही है। ये वो शख्स हैं जिनको ये कहने की औकात जम्मू के वोटों से मिलती है, जम्मू की सीटों से मिलती है उनको ये कहने की औकात। लेकिन ये सोच है। अब जम्मू का चश्मा क्या है? जरा उनसे कोई पूछे कि जरा बताइए कि साहब जम्मू के चश्मे से चीज कैसी दिखती है? जम्मू का चश्मा पाकिस्तानी चश्मा है क्या? जम्मू का चश्मा देशद्रोह का चश्मा है क्या? जम्मू का चश्मा सांप्रदायिक चश्मा है क्या? इसी जम्मू ने एक मुसलमान एमपी को भी लोकसभा में भेजा था। कश्मीर से आज तक कोई हिंदू सांसद गया है क्या सांसद में? मैं अगर गलती कर रहा हूं तो मुझे याद दिलाइए। गोविंद जी चौधरी अब्दुल रहमान थे शायद 1977 में इस हिंदू बहुल जम्मू से संसद में गए थे वो, शेख अब्दुल रहमान। तो जम्मू का चश्मा न देशद्रोही चश्मा है, न सांप्रदायिक चश्मा है। लेकिन आप उसी जम्मू को लात मारते हो जिस जम्मू को सीढ़ी बनाकर आप सत्ता तक जाते हो। ये मानसिकता है। तो इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि आपने मुगालते में रहकर, भ्रम पालकर जिन लोगों के हाथ चाबी सौंपी है सत्ता चलाने की, शासन चलाने की, नीति निर्धारित करने की, क्रियान्वयन की, अपने हित, राष्ट्रहित की सुरक्षा की, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे मुगालते पाल लिए हैं कि अब ये उनके बस की नहीं है। आपको याद होगा पिछला चुनाव जब उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा का लड़ा था, तो जीवन का पहला चुनाव उन्होंने बिना मैनिफेस्टो लड़ा था। जीवन में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है कि भाजपा ने कोई चुनाव बिना मैनिफेस्टो जारी किए लड़ा हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव उन्होंने बिना मैनिफेस्टो जारी किए लड़ा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि घाटी से कुछ सीटें मिलेंगी। और मैनिफेस्टो जारी किया तो इसमें लिखना पड़ेगा कि 370 और 35A का क्या करोगे, क्योंकि आज तक 1952 के भारत के पहले लोकसभा के चुनाव से लेकर आज तक 2014 के लोकसभा चुनाव तक भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह मांग रखी है कि धारा 370 हटाई जाए, हर चुनाव मैनिफेस्टो में। लेकिन वो फिर ना लिखना पड़े, क्योंकि फिर घाटी की सीटें कैसे मिलेंगी, उन्होंने मैनिफेस्टो के बिना चुनाव लड़ा। मैंने उसमें भी संतोष किया। मैंने सोचा कि देखिए साहब, 370 इतना बड़ा सिद्धांत का मुद्दा है कि वो उसके ऊपर कुछ उल्टा लिखने से गुरेज करते हैं, इसलिए बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ना मंजूर है, लेकिन उसके विषय में कुछ गलत नहीं लिख सकते। क्योंकि जिस पर आस्था होती है, जिस पर विश्वास होता है, उस पर आप आसानी से अविश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास और विकल्प क्या है? यही प्रश्न अमित शाह जी ने पूछा जब वो कुछ महीनों पहले यहां आए।
उनसे यहाँ के राष्ट्रभक्तों ने, देशभक्तों ने, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कुछ स्वयंसेवकों ने आकर के कहा, देखिए साहब काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग बाग सवाल पूछते हैं, नाराज हैं, हम अगली बार वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? तो फिर उनके पास विकल्प क्या है? हमें नहीं देंगे तो किसको देंगे? जब इस तरह का दंभ कोई पाल ले तो फिर आपको चुनना पड़ेगा कि विकल्प गढ़ना है, आसमान से नहीं टपकेगा, आसमान से नहीं टपकेगा। जिसको इस देश की, इस राज्य की, इस समुदाय की चिंता है, भविष्य की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों और बच्चों की चिंता है, उसे आज कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें चुटकी बजा के नहीं होती, इसमें मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है, इसमें जिंदगियां खपनी पड़ती हैं। ये हमारे पूर्वजों ने जिंदगियां खपाई थी कि आपने कुछ अच्छा समय देखा, आप कैसा समय अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को देने वाले हैं, ये चिंता आपको करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं बहुत लंबा बोल गया हूं, आपसे इसी बिंदु पर विदा लेता हूं कि एकजुट जम्मू, ये केवल जम्मू की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है जो जम्मू से शुरू हो रही है। सनातनी साथियों, आपको गाहे बगाहे एक तस्वीर दिखाई देती थी जिसमें कश्मीर से कभी कभार छन कर खबरें आती थी कि आतंकियों ने इतने लोगों की जान ली है। लेकिन कितनी तरीके से वहाँ की सरकार दिल्ली के पैसों पर, यानी हमारे टैक्स पर पलने वाले मुख्यमंत्री और उनकी सरकारें किस तरीके से जानबूझकर, इंटेंशनल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, कूल माइंडेड होकर के, बहुत ही आपराधिक पेशेवर तरीके से हिंदुओं का सफाया कर रही थी। यहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों को भी न केवल अपमानित किया जाता था, वरन उन्हें कश्मीर छोड़कर जाने के लिए, जम्मू कश्मीर छोड़कर जाने के लिए कहा जाता था। कश्मीरी हिंदुओं का जब एक साथ निष्कासन हुआ 1990 में, और आज से क्या फ़र्क है जानते हैं आप? क्योंकि हमारी चेतना, हमारी जागरूकता और हमारे बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत बढ़ चुका है, और इसी बात ने पूरा फर्क डाला है। सारा दर्द सारे लोगों का, उन तत्वों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, आज़ादी वाले गैंग का दर्द यही है कि कश्मीर का ही एक आदमी उस परिस्थिति से, उस हकीकत को जब बयान करता है तो पूरी दुनिया इस बात को सुनती है और समझती है वहाँ की हकीकत। इसीलिए सुशील पंडित अब इनके निशाने पर है। जैसा पुष्पेन जी अक्सर कहते हैं कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। तो कुछ ना करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो हर सनातनी तक पहुँच ही जाता है, और आप भी इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में साक्षी बने, साझीदार बने। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।